किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी क्या वर्थ रखती है आज के दिन, उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे कि हम लोग किसी अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें ये पता करना पहले बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है उस गाड़ी के अंदर में। अगर हमें उससे ज़्यादा वैल्यू में मिलता है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, और उससे कम वैल्यू में अगर हमें मिलता है तो हम उस गाड़ी को डेफिनेटली खरीद लेंगे। सीधी-सी बात है। इसी तरीके से स कंपनीज़ की असली वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, उसको आज हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी दुनिया के अंदर में इनकम कमाने के कितने तरीके होते हैं, पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। 2 ही तरीके हैं, एक तो पैसिव इनकम और एक एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? हम मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा। ये तो हो गया सीधी-सी बात कि हम जितना हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सीधी-सी बात है कि ₹1000 हमें शाम तक कमाने हैं तो हम उतनी मेहनत करेंगे, ₹1000 हमें मिल जाएँगे, राइट? इसमें कौन-कौन से आते हैं, सैलरी हो गई, दिहाड़ी हो गई या फिर कोई कमीशन बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, तो वो तरीके सारे के सारे इसमें आते थे। सेकंड जो है, हमने पैसा कमा लिया, अब हमने पैसे को बोल दिया कि अब तू काम पर लग। वो तरीका होता है पैसिव इनकम का कि हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। हमने बस पैसे को बोल दिया, लगा दिया कहीं पर, अब वो मेहनत कर रहा है। किस तरीके से? तो अब पैसिव इनकम के अंदर में मेनली 2 ही चीज़ें हैं। फालतू भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं। पैसिव इनकम में एक तो होता है एसेट, दूसरी होता है कैश फ्लो, ठीक है? एसेट क्या होता है कि आपने उस जो आपने कमाया हुआ पैसा है वो एक ऐसी चीज़ में लगा दिया जिसकी वज़ह से आज की जो उसका भाव है, उससे ज़्यादा के भाव में कल आप उसको बेच पाएँगे। जैसे सोना हो गया, या फिर कोई प्लॉट खरीद लिया, या फिर कोई दुकान खरीद लिया, या फिर कोई घर खरीद लिया। जिसका आज के दिन जो भाव है, कल को आप उसका भाव जो है एक्स्ट्रा भाव में, ज़्यादा भाव में बेच पाएँगे। तो ये तो हमने कन्वेंशनल तरीके देख लिए। इसी तरीके से आप अगर किसी स्टार्टअप में पैसा लगा देते हैं, ठीक है? तो आज जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए स्टार्टअप के अंदर, 10% इक्विटी आपको मिल गई। कल को आपको जब वो स्टार्टअप अच्छा खासा चल जाएगा तो हो सकता है कि आप उस स्टार्टअप से 1 लाख रुपए के आप 10 करोड़ निकाल लो। तो अपने भाव पे पैसा लगाएगी। आपने कोई एक चीज़ खरीद ली और कल को जब आप उस चीज़ को बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये हो गया एसेट। दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो कि आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया, जब तक आपने मतलब आपने वो चीज़ में पैसा लगा दिया, अब आपके पास में कैश फ्लो आता रहेगा। मतलब एक टाइप से सैलरी टाइप आता रहेगा। जैसे कि आपने कोई ज़मीन ली, उसको लीज़ पे लिया, ठीक है? जब तक आपने उस ज़मीन को लीज़ पे ले रखा और उसके ऊपर एक किसान को छोड़ दिया, तो किसान जब तक वो कमाई करेगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देता रहेगा। तो वो हो गया कैश फ्लो। अब वो ज़मीन आपकी नहीं है, एसेट नहीं है, बट आपने पैसे लगाए हैं, लीज़ पे ली है। तो वहाँ पे कैश फ्लो आपको मिल रहा है, जब तक कि आप उसको लीज़ पर रखते हैं, बट आप ऑन नहीं कर रहे हैं उसको, राइट? या फिर आप जैसे पेंशन मिलती है अपने जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, वो जब तक वो नौकरी करते हैं तब तक पैसा जमा करते हैं, और जब पूरी ज़िंदगी बाद में उनको पेंशन मिलती है, तो कैश फ्लो आ रहा है उनका। इसी तरीके से तीसरी चीज़ होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एसेट विद कैश फ्लो। ऐसे एसेट्स को खरीद लो कि जब तक एसेट्स आप ऑन भी कर रहे हो एसेट्स को, और उनके ऊपर आप कैश फ्लो भी कमा रहे हो, उनके ऊपर से पैसा भी कमा रहे हो। जैसे आपने ज़मीन खुद खरीद ली, उसके ऊपर फिर आपने किसी को छोड़ दिया, वो खेती कर रहा है, खेती करके अपना भी गुज़ारा कर रहा है, और साथ में जितनी ऊपर की इनकम हो रही है वो आपको कमा के भी दे रहा है, तो आपको कैश फ्लो भी आ रहा है। तो जब तक आप उसके मालिक हैं तब तक, मतलब जब तक आपके पास एसेट है, एसेट भी पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, साथ में जब तक आपके पास में एसेट है तब तक पैसा भी आ रहा है। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इस दुनिया में हो सकती है ना, वो वही चीज़ एक्वायर करने में, एसेट भी हो और कैश फ्लो भी आता रहे, एसेट विद कैश फ्लो। इसीलिए जब जितने भी अमीर लोगों को आप लोग देखेंगे वो रियल एस्टेट के पीछे ही भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि रियल एस्टेट को हम लोग जानते हैं कि आज तक, पुराने ज़माने से लेकर अब तक के, उसकी वैल्यू बढ़ी है। साथ में अगर वैल्यू नहीं भी बढ़ती है, तो कोई बात नहीं, उससे कैश फ्लो आता रहता है। वो जनरेट करती है इनकम। सीधी-सी बात है। तो इसीलिए एसेट विद कैश फ्लो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो हमने क्या देखा? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सो अब हम जब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपना पैसिव इनकम लगा रहे हैं वहाँ पर। हमने जो कमाया हुआ पैसा है, वो लगा रहे हैं। तो हम कंपनी में जब देखेंगे, तो हम 2 ही चीज़ देखेंगे, एसेट देखेंगे, दूसरे कैश फ्लोज़ देखेंगे। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि वो जो कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कैश फ्लो अगर बहुत ज़्यादा है, एसेट कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैश फ्लो के बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। या फिर उसके पास में कैश फ्लो कम है, बट एसेट बहुत अच्छे खासे हैं, जिनकी वजह से वैल्यू, आज जिनकी वैल्यू एसेट्स, उन एसेट्स की वैल्यू हमें बहुत सस्ते में मिल रही है, जबकि उनकी एसेट्स की वैल्यू बहुत ऊपर है, होनी चाहिए। तो कल को वो कंपनी अपनी सही वैल्यू के ऊपर में जाएगी, तो वो अंडर वैल्यूड स्टॉक को हम खरीद पाएँगे। इसी तरीके से काफ़ी कंपनीज़ में जिनके एसेट्स भी अच्छे हैं और कैश फ्लो भी अच्छा है, तो वैसी कंपनी में तो एसेट और कैश फ्लो, इन 2 ही बेसिस के ऊपर में हम कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और उसी बेसिस के ऊपर में हम अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, ऑन द वैल्यू ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यू जो कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं को खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट है। उन्हीं को खरीदने में बेनिफिट है, ज़्यादा क्या, उन्हीं को खरीदने में बेनिफिट है। ठीक है। अब जैसे कि किसी भी कंपनी के बारे में हम लोगों को ये इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? हमको बैलेंस शीट में इसकी जानकारी मिलेगी। बैलेंस शीट के बेसिस के ऊपर ही हम पूरा का पूरा अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर क्या है, एसेट्स हैं या फिर कैश फ्लो है। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख पा रहे हैं कोल इंडिया का। तो इसके अगर बैलेंस शीट में जाते हैं कोल इंडिया के, तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पाएँगे कि इसके जो रिज़र्व्स हैं वो हैं आज लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 51,000
82 करोड़ रुपए के। उसी के साथ में शेयर कैपिटल जो है वो है 6163 रुपए का। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे बड़ा रेज होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू किस तरीके से तय करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी प्लाट खरीदने गए हैं कहीं पर, तो हम जो मार्केट में प्लाट्स की जो आसपास में रेट चल रही होती है उसी के बेसिस पर हम लोग ये तय करते हैं कि हाँ हमारे प्लाट की वैल्यू क्या है। बट अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो जो स्टॉक की जो प्राइस चल रही होती है स्टॉक मार्केट में, जो कि करंट प्राइस होती है, वही मार्केट वैल्यू हो गई। तो फिर एक्चुअल वैल्यू कैसे पता कर पाएंगे? जैसे बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो रिजर्व वाला पार्ट है ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। मतलब ये वो पैसा है जो कि लगा हुआ है कंपनी के अंदर में आज के दिन। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये वो पैसा है जो लगा हुआ है, ये वो पैसा नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जैसे कि कंपनी ने कोई ज़मीन खरीदी जो कि 50 साल पहले खरीदी है, तो इसमें लगा हुआ पैसा जो है 50 साल पहले लगा था, बट आज भी इस ज़मीन की वैल्यू क्या वही है? ऑफ कोर्स ये बात है, नहीं है वो। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो अलग रहेगी। तो इसीलिए जब हम लोग किसी भी कंपनी के बारे में देखते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू जो आंकना जो सिस्टम है, जो एक्चुअल वैल्यू आंकने का जो सिस्टम है वो हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है। वो हमें थोड़ा सा अंदाजन ही चलना पड़ता है कि इस कंपनी के पास में ठीक है इस तरीके से पैसे लगे हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ जो पैसा लगा हुआ है उसी के बेसिस के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। और ये जो पैसा है ये अपडेट होता रहता है। अपडेट जो फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जब कंपनी इस चीज़ को अपडेट करती है, अपने बैलेंस शीट को जब अपडेट करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो पैसा है, जो रिजर्व वाला जो पार्ट है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। जैसे कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे होंगे काफ़ी अच्छे खासे, ये देखिए इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई कंपनी है, इस कंपनी ने मान लीजिए जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है एक्स्ट्रा, उसको किसी दूसरी कंपनी में लगा दिया। अब उसी के जो शेयर्स हो रहे हैं वो बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे इस साल जितने बढ़े, तो हर साल ये जो अकाउंटिंग है कि इस साल कितने बढ़े, तो वो नया है वो अपडेट हो जाएगा रिजर्व में। रिजर्व्स का जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट ये है कि जो लैंड, जो बिल्डिंग, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है। सो हम लोग काइंड ऑफ एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो हम काइंड ऑफ उसी वैल्यू के हिसाब से जाने की कोशिश करते हैं जो रिजर्व्स में पार्ट पड़ा हुआ है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि हाँ ये जो पैसा है ये इन्वेस्टर्स का पैसा, ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो बाकी जो पैसा है, जैसे बोरोइंग है तो ये उधारी का पैसा है, ये तो लोन है तो चुकाना है। इसके अलावा ये जो अदर लाइबिलिटी सेक्शन है इसमें भी उधारी वाला पार्ट है, तो ये भी चुकाना है। सो एक्चुअल पैसा हमारा कौन सा है? ये है। तो हम क्या मानेंगे कि एसेट की जो वैल्यू है वो क्या है? यही है, क्योंकि बाकी और तो सब कुछ जितना भी है वो चुकाना पड़ेगा हमें भी। इसीलिए बुक वैल्यू को ही हम लोग एक्चुअल वैल्यू मान के चलते हैं। अगर कोई स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है, अगर बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट अभी तक का। इसी के साथ में अ, इसमें भी कई बार खामियां नज़र नज़र आ जाती हैं कई बार। जैसे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, अगर बुक वैल्यू भी हमने देख ली उसके बाद में भी कि कंपनी अर्निंग्स कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी अर्निंग्स कर रही है और बुक वैल्यू के आसपास में है तो ही काम का है, वरना बुक वैल्यू को नीचे जाने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये तो हमने देख लिया कि एसेट, ये वाला पार्ट जो हो गया वो हमारे लिए एसेट हो गया कि एसेट हमने देख लिया। सेकंड जो पार्ट है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना आ रहा है तो वो किस पे पता चलेगा? अर्निंग्स के बेसिस पर। अर्निंग्स क्या हो रही है, जैसे कि सालाना यहाँ पर अर्निंग्स लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। सो 45 रुपीज़ की पर शेयर की यहाँ पर अर्निंग्स हुई है। दैट मीन्स कि पैसा भी कम रहा है, तो कितना कमा रही है पैसा। सो अगर उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं जितने, तो हमें अर्निंग्स देखनी है कि हम जितने रुपये शेयर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से कितना कमा रही है। तो हम कितने पे पैसा लगा रहे हैं? 280 रुपये के ऊपर में। 280 के हिसाब से लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कितना कमा रही है? 45 रुपया। सो यहाँ से हमारे सामने क्या आता निकल के आता है? पीई रेशियो निकल के आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो वो कितना है अभी स्टॉक का? वो चल रहा है 6.33। तो मतलब हर 6 रुपए के ऊपर में 1 रुपया कमा रही है। तो अगेन कैश, तो अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखते हैं हो जाता है लगभग 17% के आसपास में। सो 17% का कैश फ्लो आ रहा है सालाना, और एसेट पड़े हुए हैं और जितने हम लगा रहे हैं, तो ये हो गया पीबी रेशियो। सो एसेट पड़े हुए हैं 1, तो 1 मतलब तीन तीन हिस्सों, मतलब 3 गुना ऊपर चल रहा है स्टॉक। तो एक हिस्से का तो हमारे हमें एसेट मिल रहा है और 2 हिस्से का हमें कैश फ्लो मिल रहा है। ये सब मान के चलिए कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हमने 30 लाख रुपए किसी ब्रोकर के यहाँ जमा कराए, उसने हमें 10 लाख रुपए की तो हमारे नाम पर ज़मीन कर दी। बाकी के 20 लाख रुपए के बोल रहा है कि आपको सालाना जो है इतना पैसा आता रहेगा, और वो जो पैसा आता रहेगा वो अंदाजन है। तो यहाँ पर भी अंदाजन है। तो यहाँ पर जो बाकी के जो 20 लाख हैं, क्योंकि 10 लाख की तो हमें ज़मीन मिल गई, और जाके 20 लाख जो जो पैसे हैं वो अंदाजन आते रहेंगे। तो यहाँ पर अंदाजन कितने आ रहे हैं? क्योंकि हमने 30 लाख दिए हैं तो 20 लाख के ही आते रहेंगे ना। तो यहाँ पर 30 लाख के हिसाब से 17% आ रहा है, तो 20 लाख के हिसाब से 24% का सी मतलब वो कैश फ्लो आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एफडी में हमें कितना परसेंट मिलता है? 7%। यहाँ पर कितना है? 24%। तो 24%, तो 24% के हिसाब से अगर कैश फ्लो रहता है तो हमारा जो पैसा है हर 3 साल में डबल हो रहा है।
हर 3 साल में डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कैश फ्लो भी अच्छा है और एसेट भी मिल रहा है, तो हाँ, ये बहुत अच्छा बैट है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। नेक्स्ट, अब इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो एसेट हमें पार्ट मिल रहा है, जिसको वन हिस्से, एक हिस्से का ही एसेट मिल रहा है, तो वो हमने बुक वैल्यू के हिसाब से देखा है, तो एक्चुअली जो नेटवर्थ है इस कंपनी की वो बहुत ऊपर हो सकती है। सो वहाँ पर सिर्फ हमने अंदाजा लगाया है और सिर्फ बुक वैल्यू के बेसिस पर हमने एक पार्ट का माना है, बाकी का जो है कैश फ्लो के हिसाब से देखा है, तो भी बहुत अच्छा बैट हमें नजर आ रहा है फंडामेंटली। अब यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे सामने इस बात का ध्यान रखना कि जो एसेट पार्ट है वो हो सबसे बेस्ट है, नहीं हो और कैश फ्लो हो, वो नहीं हो मगर कैश फ्लो बहुत अच्छा हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। मगर अगर एसेट है कैश फ्लो नहीं है, तो वहाँ से बचने में ही भलाई है। क्यों? इसके पीछे रीजन बता देता हूँ कि जब किसी कंपनी के पास में कैश फ्लो नहीं है, इसका मतलब वो अर्निंग नहीं कर रही है। अर्निंग नहीं कर रही तभी तो कैश फ्लो नहीं है, मतलब ठीक है। तो अब अगर उसको अपने ऑपरेशंस तो चलाने पड़ेंगे, कंपनी तो चलानी पड़ेगी, तो कंपनी कैसे चलाएगी? वो एसेट्स जो होंगे उनको गिरवी रखेगी बैंक के पास में और लोन्स लेगी। लोन्स लेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अर्निंग्स तो पहले से ही कम पड़ी थी। अब इंटरेस्ट, लोन की वजह से इंटरेस्ट और बढ़ गया, अब क्या करेगी? नेक्स्ट टाइम फिर ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, इंटरेस्ट की वजह से इनकम तो वही है, मतलब इनकम ओवरऑल जो इनकम हो रही थी वो और नेगेटिव में जाने लग गई, तो अब वो उसको और एसेट्स देने पड़ेंगे, गिरवी रखने पड़ेंगे और लोन लेना पड़ेगा। तो ये जो लोन वाला जो लफड़ा है ये चलता जाएगा और जितने भी एसेट्स हैं उनकी बैंड बच जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही भयंकर खराब हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कैश फ्लो बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर। अगर आपको एसेट विद कैश फ्लो मिल रहा है, वेल एंड गुड। एसेट्स बहुत भयंकर हैं और कैश फ्लो थोड़ा कम है, तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ही अंडरवैल्यूड, बहुत ही नीचे स्टॉक बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर जैसे काफ़ी सारी कंपनी जैसे एच बैंक हो गई, ठीक है, तो एच बैंक को एक बार देख लेते हैं। आपको एक बार एच बैंक का एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पर एसेट भी है और कैश फ्लो भी है, यहाँ पर भी दोनों ही है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1600 रुपये का प्राइस चल रहा है, 519 रुपये का बुक वैल्यू चल रहा है, बट यहाँ पर जो ROE परसेंटेज है, जो सॉरी पी रेशियो जो है वो 18 का है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज निकल के आएगा वो कितने निकलेगा? 5.5% के आसपास में है। सो 5.5% बहुत बेकार है। बट यहाँ पर जो बुक वैल्यू है वो हमें एक हिस्से का मिल रहा है यहाँ पर। कौन से हिस्से का? एक हिस्से का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना ऊपर चल रहा है, तो बाकी के जो 2 हिस्से हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो एक्चुअल परसेंटेज है वो 8.5% का निकल के आ रहा है। तो 8.5% FD के मुकाबले फिर भी खराब है, क्योंकि हमने जो बाकी का जो पैसा है, दो हिस्से हैं, वो हमने पूरे के पूरे ही रिस्क पर है, उसके ऊपर 8.5% ही मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो पैसा है वो रिकवर होने के अंदर में ही कितने साल का टाइम लग जाएगा? 8 साल का टाइम लग जाएगा। सो 8 साल का रिकवर होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कहीं पर पैसा का पूरा रिस्क में लगा रहे हैं, तो हमें ये बात का ध्यान रखना कि हमारा पैसा रिकवर कब तक हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो पैसा है वो तो पूरा रिस्क पर ही है। तो रिकवरी, जैसे मान लीजिए हमने किसी दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को पैसे दिए हैं, तो हम लोग, अगर वो बोलता है कि मेरे को 10% के भाव से दे दे, तो अरे पागल हो गया हो क्या? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा रिस्क के ऊपर है, कल को तो पलट जाए रिश्तेदार, मतलब मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ रिश्तेदार, मतलब मान लो रिश्तेदार को बैठा दो, कोई अनजान आदमी को दे रहे हो, थोड़ा बहुत जान पहचान या फिर किसी दूर के जानकार को दे रहे हो, इस तरीके से पूरा का पूरा पैसा रिस्क के ऊपर लगा हुआ है वहाँ पर। अगर वहाँ पर वही बोलता 24% का ब्याज दे रहा हूँ, 24% का ब्याज का मतलब हो गया कि पैसा 3 साल में डबल, तो वहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल है। अगर वो बोलता 10%, अरे जा रहे यार, बैंक ही देगा 8%, तो मैं रिस्क क्यों लूँ इतना बैंक का, राइट? इसी तरीके से यहाँ पर 8.5% का हमें ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। बाकी जो 2%, जो 2 हिस्से हैं हमारे पैसों के, 30 लाख हैं तो 1 लाख का तो मिल गया हमें ये, बाकी के 20 लाख का हमें सो फेवरेबल नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर एक चीज़, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ और चलती है, जो कंपनियां बहुत अच्छे से कमा रही होती हैं, वो आज जो कमा रही हैं उसके बदले कल जितना कमाएंगे उसकी उम्मीद बहुत भयंकर होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उम्मीद ही चलती है। तो अब आज के दिन ये जितना कमा रही है, इससे उम्मीद क्या है? कल को ये उससे और ज़्यादा कमाएगी। मतलब ग्रोथ रेट इस कंपनी का बहुत अच्छा है, मतलब इस साल जितना कमाया उससे 20% ज़्यादा अगले साल कमाएगी। तो इस साल अगर आप 8% को उम्मीद कर रहे हैं, तो अगले साल वो 12% होगा, उसके अगले साल वो 18% होगा। तो इस उम्मीद में हम लोग क्या देते हैं? ये 18%, उसके अगले साल 30%। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा जो रिकवरी रेशियो है, मतलब जो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, वो कितने साल में? 3 साल या 4 साल के आसपास में, 3 ढाई 3 साल के अंदर में आ जाएगा। तो अगेन, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है और फ्यूचर में अच्छा कमा सकती है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग पैसा लगाते हैं बाद में। कैश फ्लो, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप कैश फ्लो, ये कैश फ्लो एक साथ में नहीं आ रहा, बढ़ते हुए टर्म, मतलब क्रम में आ रहा है। तो वहाँ पर हमारा पैसा जल्दी रिकवर होने की उम्मीद होती है, तो हम ऐसी कंपनी में भी लगा देते हैं जहाँ पर आज के दिन कैश फ्लो फेवरेबल नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ समझने की कोशिश की है वो यही समझने की कोशिश की है कि हमें एसेट देखने हैं और दूसरा कैश फ्लो देखना है। कैश फ्लो मतलब परसेंटेज वाइज हम कितनी अर्निंग मिल रही है उस कंपनी के अंदर से, हमें यही चीज़ देखनी है। अगर एसेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और उसके साथ में अर्निंग्स भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो वेल एंड गुड। अगर एसेट अच्छे मिल रहे हैं, अर्निंग्स नॉर्मल मिल रही है, इतनी कुछ खास नहीं मिल रही है, बट एसेट वाइज हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है, बुक वैल्यू बहुत डाउन है, मतलब बुक वैल्यू बहुत ऊपर है, स्टॉक बहुत नीचे बैठा हुआ है, नॉर्मली कमाई भी कर रहा है, दैट अगेन वेल एंड गुड।
अगर स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा है बट अर्निंग कैश फ्लो बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही है, अगेन वेल एंड गुड। कंपनी का ऐसी कंपनी है, ऐसी जगह काम करे, ऐसे सेक्टर में काम करे जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, पीबी रेशियो वहाँ पर 5 का है, जो कैश फ्लो है, जो परसेंटेज मतलब अर्निंग जो है 20% के आसपास में कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिफेंस सेक्टर कहाँ जा रहा है। तो अगेन जो स्टॉक मार्केट की जो उम्मीद होगी वो उस कंपनी के साथ में होगी, और उसका जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी भयंकर देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग तय करते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। अगर आपको किसी कंपनी में मिलता है कि एसेट भी बहुत अच्छे हैं बट कैश फ्लो बहुत बेकार, मतलब अर्निंग्स नहीं कर रही है, नेगेटिव ही नेगेटिव रह जा रही है, तो दूर रहो ऐसी कंपनियों से। अभी तक जिस तरीके से हमने देखा कि एसेट्स और कैश फ्लो, और उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के नजरिए से देख लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक अगले कुछ सालों में कहाँ पर रह सकता है, पास्ट में जिस टाइप से उसने ग्रोथ दिखाई है उसके बेसिस के ऊपर में। अब जो पास्ट में हम जो ग्रोथ देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर में देख रहे हैं, कंपनी के जो एसेट्स में अप्रिसिएशन हो रहा है उसके बेसिस पर नहीं देख रहे हैं। पास्ट की जो ग्रोथ है उसको हम जो अर्निंग्स है उसको हम चेक करेंगे किसके बेसिस के ऊपर में, कि कंपनी इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, रिजर्व्स वाला जो पैसा है, उसके अंदर में कितनी ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो जो इन्वेस्टर्स का पैसा माना जाता है। सो नेट प्रॉफिट के ऊपर में कितनी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है उसके बेसिस पर एक हमें परसेंटेज रिटर्न देखने को मिलेगा, कितना मिला है पास्ट में। उसी रिटर्न को हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आगे फ्यूचर के 10 साल में, 5 साल में स्टॉक कहाँ पर हो सकता है बेस्ड ऑन दिस बुक वैल्यू। सो तो प्रिडिक्शन में थोड़ी आसानी होती है कि हाँ कंपनी कितना कमा रही है और कितना फ्यूचर में कमा सकती है। सो ये सब कुछ चीज़ें करने से पहले हमें ये देख लेना है कि कंपनी का जो स्टॉक है, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो बूमिंग सेक्टर है, अच्छा है, उसकी मांग बनी रहेगी और कंपनी के लिए सेल करना आसान रहेगा। तो जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है वो ग्रोथ बनी रहने की उम्मीदें हैं, ये हमें पहले तय कर लेना है। ये फंडामेंटली तय कर लेना है, मतलब दिमाग में कि हाँ ये सेक्टर है, ये तो मतलब नॉर्मली जैसे कि हमें बैटरी वाला सेक्टर है तो पता है बने रहने वाला है, इलेक्ट्रिक सेक्टर बने रहने वाला है, बैंकिंग सेक्टर है बने रहने वाला है, इस टाइप से। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है तो हमें पता है कि वो बने नहीं रहने वाला है, नहीं बना रहेगा, तो हमें वहाँ पर नहीं देखना है, उन कंपनियों के अंदर हमें घुसना ही नहीं है। जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका सेक्टर आने वाले टाइम में बना रहने की उम्मीद है, उनमें ही रहने का है, अपने को उन्हीं में करना है ये चीज़ें, राइट। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, जैसे कि यहाँ पे रिजर्व जो है आज 2013 के अंदर में जो थे 67,000, मतलब हम लोग रिजर्व और सेक्टर दोनों को मैंने 68,000 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2013 के बाद में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो कि 2014, 15, 16 से लेकर 2023 तक, तो वो ये वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नेट प्रॉफिट्स को इस रिजर्व के अंदर में ऐड कर देंगे, तो कितना नंबर आता है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट मतलब कर रखा है। तो ये सारी अर्निंग्स हो गई, इस पूरी अर्निंग्स होगी वो 1,55,000 करोड़ के आसपास में हो रही है पिछले 10 साल की। उसको हमने 68,000 में ऐड कर दिया, तो टोटल जो वैल्यू है वो हो गई 2,23,000। मतलब ऐसा मान के कि आपके आपके पास में 68,000 रुपीज़ थे, वो आज के दिन 2,23,000 रुपये हो गए। तो यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज क्या देखने को मिला, तो हमने ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो वो निकल के आया 12.5% के आसपास में। मतलब कंपनी 12.5% की ग्रोथ दर्ज कर रही है पिछले 10 साल के अंदर में, एवरेज इतना कमा रही है। इसी चीज़ को फिर हमने थोड़ा सा देखा कि ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का, अब इसी तो देख लें शॉर्ट टर्म में कितना कमाया, पिछले 3 साल के अंदर में कितना कमाया है। तो 3 साल के जो 2021 में जो रिजर्व थे वो 1,56,000 करोड़ के आसपास में थे, तो 1,57,000 करोड़ मान लो आप। इसी के साथ में जो अर्निंग्स की पिछले 2 साल के अंदर में वो की है 26,000 करोड़ और 35,000 करोड़, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे इसको इसके साथ में, तो हमें पता चल जाएगा कि 1,56,000 रुपये आपके थे, वो कितने हो गए पिछले 2 साल के अंदर में, तो वो हो गए 2,18,000। तो यहाँ से एक परसेंटेज अगेन देखने को मिलेगा, ग्रोथ परसेंटेज, जिसको वो है 17.83%। सो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में निकल के आ रहा है, ज़्यादा टाइम फ्रेम में 2-3 साल का, वो निकल गया 17% के आसपास, और लॉन्ग टर्म का में निकल रहा है 12% के आसपास कंपनी एवरेज दे रही है। तो अब अगर बूमिंग सेक्टर हमें पता है कि कंपनी आगे अच्छी कर सकती है कमाई, क्योंकि कंपनी के ऊपर मान लीजिए पहले कोई लोन था, अभी वो लोन चूक गया है, तो और अच्छे रिटर्न्स कंपनी दिखा सकती है, तो एक्सपेक्टेड है। तो हम मान के चलते हैं कि चलो 15% तो दे ही देगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का बीच का ही ले लेते हैं, दे ही देगी। तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर करने को 15% के हिसाब से पिछले 10 साल का अगर डेटा देखते हैं, 10 साल आगे का फ्यूचर का जो बुक वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बन निकल के आता है यहाँ पर कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, शेयर कैपिटल जो है वो हो सकता है आज के दिन कितना है, आज के दिन 2000 मार्च 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,13,000 करोड़ के आसपास में है। तो ये 15% से अगर ग्रो करेगा तो ये हो सकता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, तो वो हो सकता है 8,65,000 करोड़ का हो सकता है अगले 10 साल के अंदर में। तो उसी से हमें एक बुक वैल्यू कंपनी का पता चलेगा कि कंपनी की बुक वैल्यू कहाँ हो सकती है अगले 10 साल बाद में। तो अगर इसको हम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, जो कि आज के दिन 700 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आईसीआईसीआई के, तो हमारे सामने एक डेटा आता है, वो है बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट कैन बी एट दैट टाइम, जो कि 1200 के आसपास में कंपनी का बुक वैल्यू रह सकता है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक है, जो कि आज के दिन कितना है 300 है, तो वो 10 साल बाद 1200 का हो सकता है, जो कि है आज के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। सो कंपनी का बुक वैल्यू बढ़कर के कमाई के बेसिस के ऊपर भी, ओनली सिर्फ कमाई के बेसिस के ऊपर में ही, जिस हिसाब से पास्ट में कमाई की है उसी के बेसिस पर
₹1200 हो सकता है। तो आज बुक वैल्यू के हिसाब से कितना ऊपर चल रहा है स्टॉक प्राइस, वो चल रहा है 3 गुना ऊपर। तो कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस उस वक्त भी 3 गुना ऊपर चलता है तो वो 3600 से 4000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि यहाँ से हमने कैलकुलेशन वाइज देख लिया कि पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर अगले 10 साल बाद में स्टॉक का प्राइस कहाँ पर हो सकता है, बेस्ड ऑन आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक कैलकुलेशन थोड़ा सा अप्रोच मिल गया, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लगाने को मिल गया, और साथ में हमें अर्निंग्स किस तरीके से कर रहा है और हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम स्टॉक प्राइस से, कंपनी से क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमें देखने को मिल गया। तो अब अगर कंपनी का स्टॉक अगले 10 साल में अगर कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ बुक वैल्यू के ऊपर ही पड़ा रहता है, तो भी 1200 का हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि कंपनीज के अंदर में मल्टीपल लेवल्स के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलते हैं, तो वो अर्निंग्स के बेसिस पर ग्रोथ करता है। दूसरी, उसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ में, क्योंकि सप्लाई चेन अच्छा हो जाता है कंपनी का, ब्रांड्स की वैल्यू मतलब नाम का वैल्यू बन जाता है। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और कंपनी जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है अपने लेवल पर, जो टाइम के साथ में अर्निंग्स करती है, तो उनको कहीं तो इन्वेस्ट करेगी, किसी दूसरी कंपनीज में करेगी, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी, एमेगलेमेशन होगा या फिर जो भी हो, मतलब मर्जर होगा, तो वहाँ से भी कंपनी के अंदर में एडिशन होता रहता है अलग अलग लेवल्स के ऊपर में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन अगर 3 का पीबी है तो आगे 3 का ही बना रह सकता है। कई कंपनी में ऐसा भी देखने को मिला है कि जिनका आज का 2 का पीबी है, अगले अगले 10 साल के अंदर में उनका 10 का पीबी हो जाता है। मतलब 10 साल पहले 2 का था, आज का 10 का पीबी है। जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करोगे तो आज से 10 साल पहले वो 70 गुना, मतलब 70 टाइम्स हुआ पिछले 10 साल के अंदर में। तो वहाँ पे पीबी रेशियो आपको लगता है कि सेम ही रहा होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी के अंदर में, तो पीबी बढ़ भी सकता है। बट हम एक बेस लेवल लेके चल देते हैं, सिर्फ बेस लेवल के बेसिस के ऊपर, पास्ट अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर में, कि इतना हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, हम कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने के हिसाब से लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, अर्निंग्स और फ्यूचर का फोकस बहुत ज़रूरी है। कंपनी की फ्यूचर में अर्निंग्स कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पास्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन वाइज मतलब कैलकुलेट करने का ट्राई किया है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये, मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ। आप भी इसको यूज़ करके अच्छी कंपनियाँ चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी जिसका फ्यूचर फ़ोकस बहुत अच्छा है और पास्ट में भी उसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो वो पास्ट के बेसिस के ऊपर ग्रोथ रेट परसेंटेज निकाल लो, उसको फ्यूचर में फ़ोकस करके देख लो। तो वहाँ से हमें थोड़ा-सा जो डर लगता है कंपनी के, किसी भी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने से पहले, वो डर अपना कम हो जाता है। राइट? तो अभी जैसे हमने आईसीआईसीआई की बात की, तो वहाँ पर अगर हम लोगों को लगता है कि वहाँ पर अगर इतना भयंकर तरीके से बूस्ट नहीं होता है कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर में, तो हमें 2 के पीबी रेशियो पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे 2400 का हमें प्राइस देखने को मिल सकता है अगले 10 साल में। तो अगेन जो प्राइस है, अगर हमारा एफडी में रहता है अगर वो पैसा, तो हमारा डबल ही होगा, यहाँ पर 2.5 गुना हो जाएगा। तो अगेन हमें प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन करती है अपने बिजनेस के अंदर में, बैंक बहुत अच्छे से ग्रो करती है, और आज से 10 साल बाद में भी कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है बहुत अच्छा बना रहता है, तो हमें पीबी रेशियो अगर 10 पर देखने को मिल जाता है, तो हमारा जो पैसा है बहुत ही मल्टीपल टाइम्स भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है वो फ्यूचर के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 10 साल बाद भी कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा बना रहता है, तो पीबी रेशियो भी बहुत अच्छा बने रहने की उम्मीदें रहती हैं। सो ये कैलकुलेशन है, आप इसको अलग-अलग कंपनीज़ के साथ में करके देख सकते हैं, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक थोड़ा-सा बेसिक आइडिया हो जाएगा इससे। सो ये सब चीज़ें देखने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी फंडामेंटली आज इन्वेस्ट करने के हिसाब से सही है या नहीं है, अंडर वैल्यूड है या नहीं है, चाहे वो कैश फ्लो के बेसिस पर हो या फिर एसेट्स के बेसिस के ऊपर में हो। बट इसी के साथ में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि ये तो आज तक की हालत हो गई, बट फ्यूचर में क्या कर सकती है, उसके लिए हमें फ्यूचर का कंपनी का क्या फोकस है, किस साइड में है, और वो मार्केट कितना बड़ा है और उसमें ग्रोथ किस तरीके से आ सकती है। साथ ही साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऊपर की तरफ ही बढ़ते रहेंगे, इसका भी थोड़ा-सा हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। साथ में ही मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, और मैनेजमेंट के साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या बोल रहा है, कि कंपनी के अंदर में जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, ये तो बेसिक पैरामीटर्स हैं। और ये सारे पैरामीटर्स देखने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि चार्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्ट क्या दिखा रहा है, वहाँ पे बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस चार्ट वाले जो इश्यू है कि चार्ट हम लोग किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ऊपर कंपनी मतलब बायर्स के बारे में किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर में हमने सिर्फ टेक्निकल बेसिस की बात की हुई है, कि चार्ट किस तरीके से ट्रेड मतलब चार्ट किस तरीके से उसमें हलचल हो, ताकि हम लोग ये पता कर पाएँ कि बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर अभी भी स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्ट के बेसिस पर। उसके बाद में जब अगर वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसके बाद में फिर हमें ये फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद में फिर हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है। तो चार्ट वाला जो पार्ट है उसका हम डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी जो लिंक है वीडियो का दे देंगे, आप उसको डू चेक आउट। फाइनली आई होप यू गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, एंड सी यू टुमारो।